हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये हमारे पास में पहले से ही थी आपके, ये संस्था हमारे पास पहले से थी, ठीक है। लेकिन इसके स्थान पर 1928 में इसी को चेंज करके नहीं एक नई संस्था बनाएगी, HSRA। क्या बनाएगी? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था, जिसका नया नाम आपके अरुण जेटली स्टेडियम हो चुका है वर्तमान में। और यहीं पर भगत सिंह और आपके चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने मिलकर जो है इसकी स्थापना करी। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रग्बी में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? रग्बी की बात करूं मैं आपसे, देखो खिलाड़ियों की बात करें तो 15 खिलाड़ी किस में खेलते हैं? रग्बी में खेलते हैं ना। तो रग्बी में 15 खिलाड़ी खेलते हैं। 9 खिलाड़ी कहाँ खेलते हैं? 9 आपके जो खो खो में खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? खो खो में 9 खिलाड़ी खेलते हैं। 7 खिलाड़ी कहाँ खेलते हैं? कबड्डी जो है आपकी, कबड्डी जो है इसमें 7 खेलते हैं। वाटर पोलो में भी कितने खेलते हैं? वाटर पोलो जो है इसमें भी 7 खिलाड़ी खेलते हैं, आपको ध्यान, ठीक है। और नेट बॉल में भी कितने खेलते हैं? 7 ही खेलते हैं ना। तो कबड्डी, वाटर पोलो और नेट बॉल में 7 खिलाड़ी हो गए, ठीक है। 4 खिलाड़ी कहाँ होते हैं? पोलो में होते हैं। कहाँ होते हैं? पोलो में खिलाड़ी 4 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 15 हमारा ठीक आंसर है। रग्बी में एक टीम में कुल मिलाकर के 15 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का दोस्तों नाम क्या? ठीक है, सबसे दक्षिण सिरे का नाम क्या है? ठीक है, जैसे भारत आप लोग बनाते हो तो उस भारत में जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात करते हो, तो मैंने आपको ज्योग्राफी के कैप्सूल में पढ़ाया था कि यहाँ पर कौन है? कन्याकुमारी। कौन? कन्याकुमारी है। यहाँ पर कौन आपके? यहाँ पर आपके इंदिरा कोल है। कौन है? इंदिरा कोल है। यहाँ पर किबुथु स्थान है। कौन सा स्थान है? यहाँ किबुथु स्थान है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये स्थान आपके लद्दाख के अंदर है और ये स्थान आपके तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर आपके गौर माता कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि जब सबसे दक्षिण बिंदु की बात आएगी तो वो यहां पर होने वाला है 6 डिग्री 45 मिनट पे होने वाला है। और इसका स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग जो है मिगेलियन पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग मिगेलियन पॉइंट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट या मिगेलियन पॉइंट कहां पर है? ग्रेट निकोबार के ऊपर है। और 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है ये इसका लेटीट्यूड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर इंदिरा पॉइंट आने वाला, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर, ठीक है। सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट होगा, ये आपको नोट करना है ना। वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में लिखा है? ठीक है, तो वंदे मातरम गीत की बात करूं आपसे, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो लिखने वाले कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ये लिखने वाले, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ठीक है। अच्छा, इनकी बुक का नाम दोस्तों जानते हो आप लोग जो है? अरे इनकी बुक का नाम पूछूं आपसे, किसके अंदर लिखा हुआ है ये? तो आनंद मठ के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। एक इसके अलावा दुर्गेश नंदिनी जो है वो भी इन्हीं की बुक है, ठीक है। सवाल पूछे कभी आपसे कि दुर्गेश नंदिनी जो है वो भी किसकी बुक है आपकी? वो भी इन्हीं की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी दोनों की दोनों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की बुक है। और वंदे मातरम राष्ट्रगीत हमने यहीं से लिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आज छुट्टी नहीं होती रसगुल्ला मेरे से, है ना। चाहे कम पढ़ाऊं चाहे ज्यादा पढ़ाऊं, पर छुट्टी नहीं करूंगा, पढ़ाऊंगा जरूर, आपके सामने आऊंगा जरूर, है ना। वो एक वो होता है अंदर से कि यार अगर क्लास लाइव लगवाइए तो पूरी कराऊंगा ना। एक अधिनियम जो बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए और विशेष न्यायालय की स्थापना के लिए योजना बना करता है, पॉक्सो के रूप में संदर्भित किया गया, ठीक है। सवाल सीधा ये कि पॉक्सो का अधिनियम कब आता है? पॉक्सो बड़ा महत्वपूर्ण अधिनियम, आप जानते हो, मतलब बच्चों के साथ में सेक्सुअल हरेसमेंट जो है उसको रोकने के लिए आपके पॉक्सो लगता है, ठीक है। और अगर जब किसी के ऊपर पॉक्सो लगता है ना भाई साहब, बहुत ही खतरनाक है। इसमें जमानत की बात, इसके अंदर अग्रिम जमानत कुछ भी नहीं होती है पॉक्सो लगने के ऊपर, ठीक है। तो जब बच्चों के साथ में आप जो है यौन हमले करते हो, यौन उत्पीड़न करते हो, सेक्सुअल हरेसमेंट करते हो उनके साथ में जो है, तो वो आपके पॉक्सो होता है, ठीक। सवाल पूछ रहा है कि पॉक्सो का जो अधिनियम है वो किस वर्ष का है? 2012 का, ठीक है। तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, क्या फुल फॉर्म है इसकी? इसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। 2012 का अधिनियम है ना। अब प्रोपाइन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? देखो पहली बात तो हम जानते हैं कि एक होता है एल्केन, ठीक है, एक होता है प्रोपेन, एक होता है प्रोपीन, एक होता है प्रोपाइन, 3 बन सकते हैं, ठीक है। एक है प्रोपेन, एक है प्रोपीन, एक है प्रोपाइन, ध्यान रखना है, ठीक है। जो प्रोपेन है इसमें जो फॉर्मूला काम करेगा वो कौन सा करता है? CN
H2n+2 ये काम करेगा, ठीक है। जो प्रोपीन है इसमें काम करता है CnH2n, इसमें काम कौन सा करेगा, इसमें काम करेगा CnH2n-2 काम करेगा, ठीक है। जो प्रोपेन है देखो, जो केमिस्ट्री में जो आपके जो काउंटिंग होती है आपके C=1 होता है मैथ, क्या होता है, मैथ होता है। C=2 क्या होता है आपके, एथ होता है, ठीक है, एथ होता है ना। C=3 क्या होता है, प्रोप होता है, ठीक है। C=4 आपके ब्यूट होता है। C=5 पेंट होता है। C=6 आपके हेक्स होता है। C=7 आपके, ये आपको ऐसे चलता है, ठीक है। तो मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक ऐसे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर आपके प्रोप कैसे बनेगा, C=3 से बनेगा, ठीक है। तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होने वाला है, C3H2 × 3+2, ठीक है। तो C3H आपके 8 हो गया ना। यहाँ फॉर्मूला होता है C3H आपके 2 × 3 6 हो गए, ठीक है। यहाँ होगा C3H 2 × 3 6 -2 आपके 4, तो ये हो गया प्रोपाइन। तो ध्यान रखिएगा प्रोपाइन का फॉर्मूला कौन सा होता है, C3H4 होगा, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। सवाल कभी कभी पूछ लेता है आपसे एग्जाम में ना। खालिस्तान में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया, ठीक है। देखो पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं ना। एक युद्ध कब हुआ है, 26 के अंदर हुआ, एक हुआ है 56 के अंदर हुआ, एक हुआ है आपके 1761 में हुआ है, ठीक है। पानीपत के 3 वॉर हुए हैं ना। 1526 के अंदर हुआ एक, तो एक 1556 के अंदर हुआ है, एक आपके 1761 के अंदर हुआ है, ठीक है। तो जो पानीपत का जो पहला वॉर था वो कब होता है, 26 के अंदर होता है, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। यहीं पर आप जानते हो कि यहीं पर जो है आपके बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और इसी युद्ध के बाद में हम ऐसा कहते हैं कि जो मुगल सल्तनत है वो आपके स्थापित होती है, ठीक है। 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, ठीक है। जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना करने वाले कौन थे, आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर हो गया। प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में थी, 1867 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करूं आपसे, तो 1905 में इन्होंने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना करी, ठीक है। तो सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये बात किस वर्ष की है, ये बात आपकी 1905 की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर ज्योतिबा फुले की बात करूं, तो इन्होंने, ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र के अंदर, कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर जो है, महाराष्ट्र के अंदर किसकी स्थापना की है, सत्य शोधक समाज जो है इसकी स्थापना की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर है ना, सत्य समाज की स्थापना की ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे चलिए। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर जी आप जानते हो, मैंने आपसे कहा था कि संगीत में पहली बार भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो भारत रत्न है वो किसको मिलता है, आपके वो मिलता है सुब्बुलक्ष्मी, है ना, इनको प्राप्त होता है, ठीक है। फिर मैंने कहा इसके बाद में किसको मिलता है, आपके रविशंकर जी को मिलता है, किसको मिलता है, रविशंकर जी को मिलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद में 2001 के अंदर किसको मिलता है, 2001 के अंदर लता मंगेशकर जी को मिलता है भारत का हाईएस्ट अवार्ड, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। तो भारत का हाईएस्ट अवार्ड किसको मिलता है, लता मंगेशकर जी को मिलता है। अच्छा अभी 2024-25 की बात करूं आपसे, लेटेस्ट जो आपके भारत रत्न है, अगर उन 5 रत्नों की बात की जाए आपसे 24 के अंदर जो मिले हैं उसमें कौन कौन आएगा आपके, तो लिखिएगा, एक आएगा बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर भाई साहब को मिला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक जो है हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जो है इनको प्राप्त हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, मरणोपरांत मिला है, ठीक है। एक जो है इसके अलावा आपके लाल कृष्ण आडवाणी जो है इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, भारत के उप प्रधानमंत्री। एक जो है चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जो हैं इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। और एक PV नरसिम्हा राव जी को मिला है, जो कि आप जानते हो जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, 1991 के अंदर LPG को अपनाने वाले थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के भारत रत्न मिला, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। 1954 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था और RRR को पहली बार मिला था, जिसमें राजगोपालाचारी, CV रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है। देखो अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के पास में रिट जारी करने की पावर है, वहीं आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट के पास ही पावर है, ठीक है।
तो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास क्या है, रिट जारी करने की पावर, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप हाई कोर्ट जाओ या सुप्रीम कोर्ट जाओ, लेकिन अगर आपके विधिक अधिकार, मान लो आपके संपत्ति के अधिकार का वर्तमान में उल्लंघन हो गया, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाओगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केवल आप मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही जा पाओगे। मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार जो है, इन दोनों के उल्लंघन के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो विधिक अधिकार के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाओगे, तो विधिक अधिकार जो लीगल राइट होते हैं और जो फंडामेंटल राइट हैं, उन दोनों के लिए आप हाई कोर्ट जा पाओगे, लेकिन मौलिक अधिकार के लिए आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लीगल राइट के लिए नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो गया। अच्छा, इसकी बात करूं मैं आपसे, क्या है कंटिजेंसी फंड जो होता है, जो कि राष्ट्रपति के पास में होता है, वो आर्टिकल नंबर किसमें, आर्टिकल नंबर 267 के अंदर, ठीक है। अगर पूछूं आपसे कंसोलिडेटेड फंड, पूछूं आपसे संचित निधि जो है, इसकी बात की जाए तो ये कहां पर है, आर्टिकल नंबर 266, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 263 पूछूं आपसे तो इसके अंदर किसका उल्लेख है, आपके अंतरराज्य जो परिषद है, इसका उल्लेख कहां पर है, जिसके हेड जो है खुद प्रधानमंत्री होते हैं, उसका उल्लेख कहां पर, आर्टिकल नंबर 263 के अंदर है। कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं, क्योंकि वो काली मृदा से समृद्ध होते हैं और जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। सवाल सीधा पूछ रहा है कि काली मृदा जो है वो कहां पर मिलती है, सवाल ये पूछ रहा है, ठीक है। तो काली मृदा कहां पर मिलती है, आपके काली मृदा जो है दक्कन के पठार में मिलती है, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। जो प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है, दक्कन का पठार, यहाँ पर काली मृदा मिलती है। इसी को यहाँ पर रैगूर कहते हैं, क्या बोलते हैं, रैगूर कहते हैं। किससे बनती है, आपकी जो बेसाल्ट चट्टान होती है, उनके टूटने से, उनके अपर्दन से इसका निर्माण होता है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर जो है दक्कन का जो पठार है, ये जो आपके काली मृदा को रैगूर कहते हैं, ये कपास के लिए, किसके लिए, कपास के लिए आपके बड़ी उपयोगी होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो काली मृदा या रैगूर आपके, ये गीली होने पे चिकनी होती है, सूखने पे इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ये सेल्फ प्लगिंग मृदा सोइल है, ठीक है। ये स्वतः जुताई मृदा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेल्फ प्लगिंग सोइल है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा, एशिया माइनर का पठार कहां पर है, तुर्की के अंदर, रसगुल्ला कहां पर है, अरे अनातोलिया का पठार या फिर एशिया माइनर का पठार कहां है, तुर्की के अंदर, ठीक है। बोलीविया का पठार बोलीविया के अंदर है। और यहाँ पर टिन जो है ना, टिन जो है आपके उसके लिए फेमस है, ठीक है। टिन के लिए कौन फेमस है, टिन के लिए बोलीविया का पठार फेमस है, ठीक है। कटंगा का पठार कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ना। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, दक्कन का पठार आपका ठीक आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभय लिंगाश्रयी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, भाई साहब बहुत ही खतरनाक दोस्तों हिंदी है आपके, उभय लिंगाश्रयी। अरे कुल मिला के बात यह है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें मेल और फीमेल दोनों जो आपके प्रोडक्शन, आपके और रिप्रोडक्शन ऑर्गन है, वो दोनों मिलेंगे, उसको बोलते हैं उभयलिंगी। क्या बोलते हैं, अरे उस पौधे को क्या बोलेंगे, उभयलिंगी। अरे किसी में मेल मिलेगा तो आपके मेल आपके हो गया फ्लोवर, फीमेल मिलेगा फीमेल वाला हो गया। अगर दोनों किसी में के अंदर मिल गए तो क्या होगा, उभयलिंगी होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उभयलिंगी का मतलब क्या है, जिसमें मेल का रिप्रोडक्शन ऑर्गन और फीमेल का दोनों का होगा, ठीक है। मेल का क्या बोलते हैं, मेल का बोलते हैं किसको, पुमंग, किसको बोलते हैं, पुमंग को कहते हैं। और फीमेल का बोलते हैं जायांग को, है ना। तो पुमंग किसका है, आपके पुमंग का मतलब होगा एंड्रोशियम। क्या होता है, एंड्रोशियम। याद करो मैंने आपसे कहा था कि जो एंड्रो है, इस वर्ड का मतलब होता है पुरुष, ठीक है। तो जो पुरुष जो आपके फूल है, उसमें जो पुरुष वाला जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन है, उसको बोलते हैं एंड्रोशियम, उसी को हिंदी में कहते हैं पुमंग, है ना। और अब अगर जायांग की बात करूं आपसे, इसको बोलते क्या, आपके गाइनोशियम। क्या बोलते हैं, गाइनोशियम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जायांग कहते हैं ना। तो ये मेल का है, ये फीमेल का है। पुमंग और जायांग दोनों से युक्त फूल को ऑप्शन नंबर बी उभय लिंगाश्री कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक को लिखा है, ठीक है। सरोजनी नायडू, चित्तरंजन दास, दीनबंधु मित्र और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो जो दीनबंधु मित्र हैं, इन्होंने नील दर्पण जो है इसको लिखा है। और आपके जो नील विद्रोह, याद करो आपके जो नील विद्रोह जो हुआ था, इसका उल्लेख भी यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो नील दर्पण को लिखने वाले कौन थे, दीनबंधु मित्र, आपका नाम ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सरोजनी नायडू पूछूं आपसे, द गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखने वाली कौन है,
द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है यह लिखने वाली कौन आपके, तो ये आपके सरोजनी नायडू हो गई, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले कौन है, तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना वो करने वाले कौन है, चित्तरंजन दास है, और मोतीलाल नेहरू का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दीन बंधु मित्र, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। आगे देखिए, मुझे भूख लग रही है भाई साहब, ना बात ही है, ठीक है। मैं पूरी क्लास करा करके खाना खाऊंगा एक बार, क्योंकि सुबह से लगा पड़ा हूं आपकी किताब के अंदर, फिर होली की जो सेल थी उसके अंदर आपके, तो अब आप फटाफट पढ़ लो चुपचाप, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चट्टगाम शस्त्रागार पर छापा मारा गया, ठीक है। जो चट्टगाम शस्त्रागार है, अगर इसकी बात करूं मैं आपसे, इस पर छापा मारने वाले कौन था आपके, सूर्यसेन दा, क्या बोलते थे इनको, इनको मास्टर दा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, इन्हें मास्टर दा भी कहते हैं छापना। तो सूर्यसेन साहब जो इन्होंने चट्टगाम जो आपके शस्त्रागार था उसके ऊपर छापा मारा, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। अच्छा, रास बिहारी बोस जानते हो क्या आप आपके, अरे रास बिहारी बोस जानते हो क्या आप, जो है रास बिहारी बोस, एक थे रास बिहारी घोष, एक कौन थे, एक थे रास बिहारी घोष, है ना, घोष थे एक, ठीक है, और एक है रास बिहारी बोस, ठीक है। ये तो क्रांतिकारी टाइप के हैं, कौन क्रांतिकारी टाइप के हैं, ये आपके थोड़े क्या, ये थोड़े आपके जो है उदारवादी थे, रास बिहारी घोष। जब 1907 में ये जंग छिड़ गई कि क्रांतिकारी बोल रहे हैं कि लाला कि बाल गंगाधर तिलक को बनाओ हेड जो है कांग्रेस का, तो जंग छुड़ी, तो उसके अंदर जो है बाद में गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे आपके, तो उस समय रास बिहारी घोष ही उसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो 1907 के सूरत जो अधिवेशन है जहां पर कांग्रेस के गरम दल और नरम दल अलग हो गए, वहां पर हेड कौन बनते हैं, रास बिहारी घोष बनते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की बात करूं आपसे, तो इंडिया स्ट्रगल पुस्तक किसकी है, तो इंडिया स्ट्रगल पुस्तक जो है किसकी है, वो है आपके सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है, इंडिया स्ट्रगल। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले कौन है, सुभाष चंद्र बोस हैं। पराक्रम दिवस कब बनाते हैं आपके, 23 जनवरी को बनाते हैं छापना। और अगर पूछूं आपसे, हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे 1938 के अंदर, कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे ना। अगर पूछे आपसे, सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है, एक बड़ी फेमस पुस्तक थी बंदी जीवन, पता नहीं आप जानते हो कि नहीं जानते, पर जो क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों के लिए बाइबल की तरह थी, इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्रांतिकारियों की बाइबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्रांतिकारियों की बाइबल कहते हैं किसको, ये आपके सचिन नाथ सान्याल जो आपके बंदी जीवन पुस्तक है, इसको क्या बोलते हैं, क्रांतिकारियों की बाइबल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो सूर्यसेन ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर हो गया ना। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, मैंने क्यों पूछा सवाल ये, देखो ये सवाल आएगा, निश्चित मान के चलना, आप कहीं ना कहीं तो सवाल आएगा, गगन नारंग ने किस ओलंपिक में आपके पदक जीता। एक्चुअली में गगन नारंग, इस बार हमारा जो पेरिस ओलंपिक दल जो गया था आपके, उस दल के प्रमुख कौन थे, गगन नारंग, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारे सेफ्टी मिशन कौन थे इस बार पेरिस ओलंपिक के, सेफ्टी मिशन जो है वो कौन थे, वो थे गगन नारंग का नाम आपको ध्यान रखना है, कौन थे, गगन नारंग का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 2012 के अंदर आपके लंदन ओलंपिक हुआ, कहां हुआ, 2012 में लंदन में ओलंपिक हुआ था, ठीक है। 16 में कहा हुआ, 16 में रियो में हुआ था, ठीक है। 20 में कहा हुआ, टोक्यो के अंदर हुआ है ना, और 24 में कहां पर हुआ आपके, 24 में जो आपके ये हमारे पेरिस के अंदर हुआ है, ठीक है। 2012 का जो लंदन ओलंपिक था, इसमें शूटिंग खेल के अंदर जो है गगन नारंग क्या लेकर आए, गगन नारंग यहाँ पर शूटिंग खेल में ब्रॉन्ज जीत कर लाए, ठीक है। तो 2012 लंदन ओलंपिक के अंदर शूटिंग खेल में गगन नारंग जो है ब्रॉन्ज लेकर आए, ध्यान, ठीक है। अच्छा, ओलंपिक में भारत के लिए पहला ब्रॉन्ज लाने वाले कौन थे, केडी जाधव, कब लेकर आए थे ये लेकर आए थे 1952 में, कहां पर हुआ था ओलंपिक आपके, हेलेंसिकी ओलंपिक, खेल कौन सा, कुश्ती खेल था ना, और क्या मिला इनको, ब्रॉन्ज मेडल मिला। अच्छा, पहली महिला पूछूं आपसे कौन थी, तो कर्णम मल्लेश्वरी, कम की बात है 2000 का ओलंपिक, कहां हुआ था, सिडनी के अंदर हुआ था, और वेट लिफ्टिंग खेल था, आप जानते हो, और ये भी ब्रॉन्ज लेकर आई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल पूछे तो ऑप्शन नंबर भी लंदन आपके 2012 नोट कीजिएगा। अच्छा, इस बार जो पेरिस में हुआ है आपके, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 0+1+5 था, कोई गोल्ड नहीं आया, नीरज चोपड़ा एक सिल्वर लेकर आए हैं, और मनु भाकर एक ब्रोंज, मनु भाकर प्लस सरबजोत सिंह एक ब्रोंज, स्वप्निल कुसाले शूटिंग में ब्रोंज, हॉकी टीम ब्रोंज, और इसके अलावा अमन सहरावत आपके ब्रोंज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला ओलंपिक कहां होने वाला है, 34 आपके लॉस एंजल्स में होगा, कब की बात है,
28 की बात है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देव और उसकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है, ठीक है। ध्यान रखना, वो उत्सव कौन सा, छठ पूजा कौन सा है, छठ पूजा है। जब भी भगवान सूर्य की बात आएगी तो सूर्य देव के लिए भारत में दो उत्सव आपको ध्यान रखने हैं, छठ पूजा और एक साथ में कौन सा है, साथ में लिखिएगा आप जो है, साथ में लिखिए आप लोग मकर संक्रांति, ठीक है। ये दो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं, कहां पर, गुजरात के अंदर, ठीक है। गुजरात में उत्तरायण कहते हैं आपके। और खिचड़ी कहां पर कहते हैं आपके, उत्तर प्रदेश बिहार में खिचड़ी कहते हैं छापना। और मकर संक्रांति को उत्तरायण बोलते हैं गुजरात के अंदर। ये दोनों की दोनों किसके लिए, सूर्य देव के लिए, ठीक है। छठ पूजा में भगवान सूर्य और नदी का विशेष महत्व होता है। शारदा सिन्हा जी बड़ी फेमस आप जानते हो भजन गायिका थी छठ पूजा के अंदर, जिन्हें आप जानते हो कि अभी जो है 25 के अंदर भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण जो है वो प्राप्त किया है, आपको ध्यान रखना है ना। इनका निधन हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा 1952 में विकसित एक निष्क्रिय पोलियो टीका था, ठीक है। मतलब पोलियो का टीका कौन सा, सवाल ये पूछ रहा है, ठीक है। इनएक्टिव पोलियो टीका आपके अरे वो 2 बूंद जिंदगी की जो आती थी ना, जो ऐसे जिसको देख के नहीं हम लोग गोली की तरह रसगुल्ला भागते थे, पता नहीं क्या पिला देगी ये मैडम जो है ना। तो वो जो 2 बूंद जिंदगी की होती है वो क्या आपके, वो है आपकी इनएक्टिव पोलियो जो वैक्सीन आपके, ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है वही होती है। 2 बूंद जानती है, जिसमें 2 बूंद डालती है, जिसमें मरा हुआ पोलियो का वायरस होता है, वो हमारी बॉडी में जाता है। हमारी बॉडी को लगता है कि पोलियो का वायरस आ गया, तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए तैयार होती है, एक्चुअली में मरा हुआ होता है। इस कारण क्या होता है, इस कारण भविष्य में कभी जिंदा भी हमारे अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी पहले तैयार है उसको मारने के लिए और उसको मार देती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसको डेवलप करने वाला साल्क था ना, तो इसको साल्क वैक्सीन बोलते, क्या बोलते हैं, साल्क वैक्सीन कहते हैं। और पोलियो के बारे में आप जानते हो कि 2011 में हमारे यहाँ पर पश्चिम बंगाल में पोलियो का लास्ट केस मिलता है। और 2014 के अंदर जो है हमने भारत को पोलियो फ्री जो है WHO ने घोषित कर दिया। 3 साल तक कोई नया केस नहीं मिले तो आपके वो क्या होता है, वो आपके पोलियो फ्री होता है, ठीक है। वो किसी रोग से फ्री होता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी, ठीक है। देखिए, जब EIC यहाँ पर आया था तो उद्देश्य ये था कि जो EIC यहाँ पर आया उसका उद्देश्य है कि भाई दोस्तों, EIC जब यहाँ पर आया था तो उसका उद्देश्य था कि वो यहाँ पर व्यापार करेगा, पर वो धीरे धीरे जो है वो राजनीति के अंदर उतर गया था। फिर उस पर कंट्रोल करने के लिए हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसको लेकर आए हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद में जो अंग्रेज सरकार है वो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लेकर आई। उसने कहा कि जो व्यापारिक मामले हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालेगा, ठीक है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होगा। जबकि जो राजनीतिक मामले हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभालेगा और ये क्राउन के अधीन होगा, ठीक है। ये बात कही 1784 के अंदर। फिर धीरे धीरे और प्रतिबंध लगाए गए और आपके 1813 में कहा गया कि चाय और चीन को छोड़ करके बाकी सारे जो एकाधिकार है कंपनी के वो समाप्त होते हैं। और फिर आपके 20 साल बाद चाय और चीन का जो एकाधिकार, जो मोनोपोली थी, वो भी समाप्त कर दी गई, ठीक है। और फिर आपके 57 के अंदर क्रांति होती है, उनको मौका मिल गया। और 1858 के अंदर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ये कह दिया कि भारत में मुगलों का और जो ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों का रूल समाप्त होता है। अब सीधा क्राउन का रूल होगा भारत के अंदर जो है, ये आपकी यहाँ पर कहा गया। और BOD और BOC का समाप्त कर दिया गया और एक नई पोस्ट आई भारत के अंदर, इसका नाम था भारत सचिव नाम था, ठीक है। ये किसके टाइम पर हो रहा है, ये जो है आपके वो कैनिंग के टाइम पर, किसके टाइम पर हो रहा है, कैनिंग के टाइम पर हो रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कैनिंग को भारत का पहला वाइसरॉय जो है वो अपॉइंट कर दिया। तो ये बात कब की होगी, ये बात होगी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपके 1858 की बात हो गई है ना। तमिल का सबसे पुराना महाकाव्य शीलपादिकारम 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों आपके। शीलपादिकारम एक्चुअली में तमिल के अंदर संगम जो साहित्य है ना, संगम जो है आपके तमिल में जो साहित्य है वो क्या बोलते हैं, संगम साहित्य, ठीक है। तमिल कवियों की जो बैठक है उसको संगम कहते हैं ना। तो संगम साहित्य जो था, इसमें एक ग्रंथ बड़ा महत्वपूर्ण जिसका नाम है शीलपादिकारम। क्या नाम है, शीलपादिकारम आपके इस ग्रंथ का बहुत ही महत्वपूर्ण नाम था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस ग्रंथ को लिखने वाले कौन थे आपके, इलांगो आदिकल। कौन थे, इलांगो आदिकल जो है ये इसको लिखने वाले, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ यहाँ पर हुआ करते थे उस समय आपके, उसमें एक शीलपादिकारम भी था आपके। और शीलपादिकारम
द्वीपाधिकारम जो है इसको लिखने वाले इलांगो आदिकल थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा दिमाग में रखना, कभी सवाल पूछ ले आपसे तो इलांगो आदिकल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन तीन भगवानों की मूर्ति स्थापित है। ठीक है, देखो जगन्नाथ जो मंदिर पुरी में आपके, उसमें तीन मूर्ति हैं, तीन ही रथ होते हैं। ठीक है, तीन रथ होते हैं और तीन ही वहां पर मूर्ति है। ठीक है, तीन मूर्ति की बात करूं किसकी आपकी, तो एक तो है भगवान किसकी, जगन्नाथ जी किसकी है, भगवान जगन्नाथ जी की है। इनकी जो बहन है देवी सुभद्रा जो है उनकी है, और एक आपके किसकी, एक जो है वो आपके भगवान बलराम की है। ठीक है, तो भगवान बलराम और देवी सुभद्रा और इसके अलावा जो है भगवान जगन्नाथ, तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बलभद्र भी बोल सकते हैं ना, तो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। इनकी ये प्रतिमा, इनकी ये मूर्ति है ना। मछलियों के हृदय में कितने दोस्तों प्रकोष्ठ होते हैं, जैसे हमारे हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। मछली पानी के अंदर रहती है तो उसको ज्यादा चैम्बर नहीं चाहिए, क्योंकि भाई देखो एक्चुअली में 4 चैम्बर क्यों होते हैं, जो आपके अशुद्ध रक्त जो होता है उसको प्योर ब्लड से अलग करने के लिए 4 चैम्बर होते हैं। अब मछली पानी में है तो पानी बहुत है उसके पास में, इसलिए उसको चैम्बर नहीं चाहिए अधिक, उसके पास केवल 2 ही चैम्बर होते हैं ना। तो मछली के पास कितने चैम्बर, मछली के पास 2 चैम्बर। ठीक है, मछली के पास 2 चैम्बर है। जितने भी आपके रेप्टाइल्स जो होते हैं आपकी, जो जिन्हें हम सरीसृप कहते हैं, इनके पास में 3 चैम्बर, कितने, 3 चैम्बर होते हैं ना। पक्षी के पास में 4 चैम्बर है, कितने, पक्षी के पास 4 चैम्बर है। और स्तनधारी के पास भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो स्तनधारी के पास भी 4 है, पक्षी के पास भी 4 है, सरीसृप के पास 3 होते हैं, मछली के पास में 2 होते हैं। ठीक है, तो लिखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, 2 इसका ठीक आंसर है। भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष में की थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ओलंपिक के बारे में पढ़ाया हुआ है। और ओलंपिक में आप जानते हो कि ओलंपिक में 1896 के अंदर आपके ग्रीस एथेंस में पहली बार ओलंपिक हुआ, पर भारत यहाँ पर भाग नहीं लिया था। ठीक है, 1900 ओलंपिक पेरिस के अंदर हुआ, जब भारत ब्रिटिश गुलाम था, आप जानते हो। तो ब्रिटिश भारत की ओर से यहाँ पर जो है नॉर्मन प्रिचार्ड ने भाग लिया, किसने, नॉर्मन प्रिचार्ड ने ब्रिटिश भारत की ओर से 1900 के ओलंपिक में भाग लिया था। और आप जानते हो कि यहाँ पर नॉर्मन प्रिचार्ड जो है 2 सिल्वर मेडल जीत कर लाते हैं। और खेल कौन सा आपके, ये धावक थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नॉर्मन प्रिचार्ड धावक थे और ये 2 सिल्वर मेडल जीत कर लाते हैं भारत के लिए, ब्रिटिश भारत के लिए 1900 ओलंपिक के अंदर। ठीक है, इसके बाद में 1928 का जो ओलंपिक हुआ था आपके, इस 1928 के ओलंपिक में हॉकी खेल को शामिल किया। ठीक है, तो हॉकी खेल कब शामिल होता है, 1928 का जो ओलंपिक हुआ है एम्स्टर्डम के अंदर, वहां पर हॉकी खेल को शामिल किया गया। और आप जानते हो कि जो मेजर ध्यानचंद जी हैं, मेजर ध्यानचंद जो है ये यहाँ पर गोल्ड जीत कर लाए। ठीक है, 28 में भी गोल्ड जीते हम लोग, 1932 जो है यहाँ भी गोल्ड जीते हम लोग, और आपके 36 जो है यहाँ भी गोल्ड जीते। ठीक है, लगातार 3 गोल्ड जीत कर लाए थे भारत की हॉकी टीम। ये आपको, क्योंकि 40 में तो हुआ नहीं दोस्तों ओलंपिक, 40 में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है। एक तो 1916 में ओलंपिक नहीं हुआ है, एक 40 में नहीं हुआ है, एक 44 में नहीं हुआ। ठीक है, 48 में वापस हुआ, तो 48 वापस गोल्ड ना, 48 में वापस हुआ तो फिर हम वापस गोल्ड लेकर आए। ठीक है, 48 के अंदर 8 गोल्ड लेकर आ चुके हैं हम केवल हॉकी के अंदर। ठीक है, इस बार भी हम ब्रॉन्ज लेकर आए हॉकी के अंदर ना। तो 28 में हमारी शुरुआत हो चुकी थी हॉकी की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 1928 आपका ठीक आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासन काल के दौरान बनवाया गया। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था आपके, ये दंती दुर्ग था। कौन था, दंती दुर्ग जो है आपके ये संस्थापक था राष्ट्रकूट वंश का। ठीक है, यहाँ पर शासक का नाम क्या है, नाम क्या है उसका, वह है कृष्ण फर्स्ट। क्या नाम है, कृष्ण फर्स्ट है। इन्होंने ही एलोरा कैलाश मंदिर बनवाया। ठीक है, इसकी खास बात है कि ये एकाश पत्थर से बना हुआ है, एक ही चट्टान है उससे बना हुआ है, और ऊपर से नीचे काट के बनाया है। ठीक है, ऊपर से नीचे जो है वो काट के इसको बनाया गया है और एक ही चट्टान से बनाया है, ये इसकी खास बात है ना। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण फर्स्ट जो है ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूनेस्को में शामिल भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, यूनेस्को में
कितने बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो शामिल है, सवाल ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो भारत में कुल मिलाकर के 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से 12 किस्में, उसमें से 12 जो है वो यूनेस्को में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पुराना कौन सा आपके, तो आपकी नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है सबसे पुराना है, ये भी आपको छापा है, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जो है यहाँ पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका नाम नीलगिरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नील कुरिंजी पौधा मिलता है जो कि 12 साल में एक बार खिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, दोदा बेटा जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने कहा 12 यूनेस्को के अंदर है। ठीक है, 12 जो है वो यूनेस्को के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, 43 यूनेस्को के अंदर आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आप जानते हो मोइदम अभी शामिल हुआ है, और 15 जो है आपकी यूनेस्को में आप जानते हो आपके जो आपके अभी गरबा डांस आपके शामिल हुआ, आप जानते हो 15वें नंबर का यूनेस्को के अंदर आपके अमूर्त धरोहर के रूप में ना। आगे देखिए, 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया तब भारत का वायसरॉय कौन थे। ठीक है, 1930 में भारत के वायसरॉय कौन थे, इरविन थे। कौन थे, इरविन वायसरॉय थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, झंडूबाम इरविन जो है वो उस समय वायसराय थे, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, ये चैम्सफोर्ड कब थे वायसराय, जब हमारा असहयोग आंदोलन जो हुआ था आपके, इस समय चैम्सफोर्ड थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन में चैम्सफोर्ड थे। और लिनलिथगो पूछू किस समय थे आपके, लिनलिथगो जो है ये किस में थे, ये भारत छोड़ो आंदोलन, किस में थे, भारत छोड़ो जो आंदोलन है इसके अंदर कौन थे, इसके अंदर थे लिनलिथगो, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1942 में ये थे, और 1920 में ये थे, और 1930 के अंदर ये थे, आपको ध्यान रखना है ना। त्रिशूरपुरम किस राज्य का फेस्टिवल है, त्रिशूरपुरम जो है वो केरल का फेस्टिवल है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, केरल के फेस्टिवल की बात करूं आपसे, तो एक तो मकर विलक्कु त्योहार कहां पर केरल में होता है, शबरीमाला मंदिर, मकर संक्रांति वाले टाइम पर। ठीक है, इसके अलावा आपके अट्टुकल पोंगल जो है एक महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक जो फेस्टिवल होता है अट्टुकल पोंगल, वो भी यहीं पर होता है। ठीक है, विशु फेस्टिवल जो है आपके मलयालम का जो नववर्ष है वो विशु फेस्टिवल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो केरल ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है। ओणम भी कहां पर होता है, ओणम भी आपके केरल के अंदर